घर एक ऐसी जगह जो एक परमानेंट सुकून की जगह है। आप इस दुनिया में कहीं भी घूम लीजिए, लेकिन लौट कर आने के लिए सबको घर ही दिखाई देता है। लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल लोगों के केस में। ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं और उनके ट्रांसफर्स होते रहते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है। हर 4-5 साल में उन्हें एक नई जगह मिलती है जिसे उन्हें घर मान करके वहां पर रहना पड़ता है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ एक अच्छी चीज है कि उन्हें एक आम इंसान से ज्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लमेटिक बात भी है कि इतने सारे घर चेंज करने की वजह से कभी कभी इन लोगों के साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो इन्हें अंदर तक हिला कर रख देते हैं। क्योंकि कोई नहीं जानता कि जिस जगह को ये लोग घर कहकर रह रहे होते हैं, हकीकत में उसका अतीत क्या है और वहां पर क्या होता आया है। मोस्टली केसेस में लोग आसपास से कुछ ज्यादा छानबीन या पता भी नहीं करते हैं और फिर रेंटेड या अलॉटेड घर में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की कहानी में आकृति और उसके परिवार के साथ, जब उसके फादर का ट्रांसफर कानपुर में हुआ और फिर वो रहने के लिए एक नए घर में शिफ्ट हुए। उसके बाद क्या हुआ उनके परिवार के साथ उस घर में और क्या था उस घर का सच, हम जानेंगे आज की कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होती है आकृति के साथ जब वो क्लास 10th में पढ़ती थी। उसके फादर की एक गवर्नमेंट जॉब थी और करीब 4-5 साल में उसके फादर का ट्रांसफर हो ही जाया करता था। उसके परिवार में 4 लोग थे, आकृति खुद, उसके मम्मी पापा और उसकी एक छोटी बहन। ये बात तब की है जब आकृति के फादर के पिछले ट्रांसफर के बाद अब उन्हें अपने करंट शहर में 4 साल हो गए थे और यहां पर इन लोगों के काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। इसी बीच इन लोगों के फादर एक दिन घर पर आए और उन्होंने अपने ट्रांसफर की न्यूज सबको दी। अब इनकी मदर को इन सब चीजों की आदत हो गई थी, लेकिन इसके बाद आकृति और स्नेहा काफी ज्यादा दुखी हुए। पर अब ट्रांसफर हो ही गया था तो इन लोगों को तो शिफ्ट होना ही था। इसीलिए इसके कुछ दिन बाद इन्होंने अपना सारा सामान पैक किया और उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पहुंच गए। इनके फादर को गवर्नमेंट की तरफ से ही वहां पर एक घर अलॉट कर दिया गया था, इसीलिए यहां पर आने के बाद वो सीधे उसी घर में शिफ्ट हो गए। स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था और उन्हें आज तक इस घर में कभी भी कुछ गलत महसूस नहीं हुआ था। हाँ, एक कमरा था जो पीछे वाले प्लॉट के साथ जुड़ता था और वहां पर जाने के बाद हर एक इंसान को कुछ अजीब सा भारीपन भी महसूस होता था। लेकिन आज तक इनके साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ। अब ये लोग नए घर में शिफ्ट हो गए थे और नए नए स्कूल्स में इनका एडमिशन हो गया था। कुछ समय बीता और इन लोगों की अब विंटर वेकेशंस भी स्टार्ट हो गई थी। विंटर वेकेशन के ही एक दिन की बात है जब आकृति की मदर मशीन में कपड़े धो रही थी और उसकी छोटी बहन पड़ोस में ही खेलने के लिए अपनी एक दोस्त के घर गई थी। कपड़े धोने के बाद उसकी मदर ने उससे कहा कि तुम ये थोड़े बहुत कपड़े लेकर के ऊपर चलो, आज धूप अच्छी निकल रही है, मैं बाकी के कपड़े लेकर के आती हूँ। आकृति ने वो कपड़े उठाए और उन्हें लेकर के वो टेरेस पर चली गई और अपनी मदर का इंतजार करने लगी। वो टेरेस पर घूम ही रही थी कि अचानक से एक हवा का झोंका आकर के उसके चेहरे पर टकराया। उसे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि ऊपर हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी और आसपास पेड़ों के पत्ते एकदम शांत थे। उसके बाद जब उसकी मदर बाद में टेरेस पे आई तो उसने अपनी मदर से कहा भी कि मम्मी, यहाँ पर अभी काफी तेज हवा चल रही थी। उसकी मदर ने कहा कि कैसी हवा, यहाँ तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही। और फिर यह बात यूं ही आई गई हो गई। इसके बाद इन लोगों ने टेरेस पे कपड़े सुखाए और काफी देर वहां पर यूं ही धूप में बैठे रहे। इसकी थोड़ी देर बाद ये लोग नीचे चले गए और नीचे जाते ही आकृति अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। लेकिन यह बात थोड़ी सी अजीब थी क्योंकि आकृति बहुत रेयरली दोपहर में सोया करती थी। अब उसकी मदर जो है वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हैं और वो सुबह शाम दोनों समय घर में पूजा करती हैं। इस शाम भी वो आराम से मंदिर के सामने बैठ करके पूजा कर रही थी और आकृति उनके साथ बैठी हुई थी। लेकिन एक चीज का फर्क था। जनरली आकृति बहुत ज्यादा चीयरफुल और एनर्जेटिक रहने वाली लड़की है, लेकिन इस शाम को वो वहां पर बहुत ही ज्यादा मायूस और थकी हारी सी बैठी हुई थी। जैसे ही पूजा खत्म हुई, आकृति बिना कुछ बोले वहां से खड़ी हुई और फिर से अपने बेड पर जाकर के लेट गई। उसकी मदर ने पीछे जाकर के उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसकी थोड़ी देर बाद आकृति वहां पर आराम से लेटी हुई थी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी जुबान से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी मदर ने काफी कोशिश की उससे पूछने की कि क्या प्रॉब्लम है, वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन आकृति एक बुत की तरह उस बेड पर लेटी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। यह देख करके उसकी मदर बहुत ज्यादा घबरा गई और उन्होंने उसके फादर को कॉल किया और तुरंत घर आने के लिए कहा।
उनके घर आने के बाद वो साथ में एक डॉक्टर भी लेकर के आए और डॉक्टर ने जब आकृति को चेक किया तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा मायूस आवाज से कहा कि आप प्लीज इसे हॉस्पिटल ले जाइए। जब ये लोग आकृति को हॉस्पिटल लेकर के गए तो जाते ही उसका चेकअप स्टार्ट हुआ। काफी घंटों के बाद डॉक्टर रूम से बाहर आए और उन्होंने भी बहुत मायूस आवाज से कहा कि आप प्लीज इसे वापस घर ले जाइए, यह शायद सरवाइव नहीं कर पाएगी। ये बात सुनते ही उसके पेरेंट बुरी तरह से टूट गए और वहां पर जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने डॉक्टर से बहुत सारी चीजें पूछी, डॉक्टर ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की, लेकिन फाइनल मुद्दा यही था कि डॉक्टर कह रहे थे कि ये शायद अब सरवाइव नहीं कर पाएगी। जैसे तैसे इन लोगों ने सिचुएशन को संभाला और ये अपनी बेटी को लेकर के वापस से घर आए। घर आते ही इसकी मदर मंदिर के सामने बैठ गई और वहां पर रोते रोते पूजा करने लगी और आकृति की हेल्थ की दुआ मांगने लगी। इसकी थोड़ी देर बाद अचानक से आकृति वापस से ठीक हो गई। वो अपने बेड से खड़ी हुई और उसने अपनी मां को आवाज दी। ये सब लोग उसे देख करके हैरान रह गए और भाग करके उसके पास गए। डॉक्टर फिर से आए और उन्होंने जब इस बार आकृति को चेक किया तो वो एकदम हैरान रह गए, क्योंकि आकृति का ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर सब कुछ एकदम नॉर्मल था। आकृति का ठंडा पड़ा शरीर किसी तरह से एकदम नॉर्मल हो गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कैसे। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन एक बार के लिए। इसके बाद आकृति की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। वो आकृति जो इतनी ज्यादा चेयरफुल थी, इतनी ज्यादा एनर्जेटिक रहती थी, वो अब मायूस और हताश दिखाई देने लगी थी। हालांकि वो नॉर्मली स्कूल जा रही थी, घर के सारे काम करती थी, लेकिन उसकी तबीयत के साथ कुछ ऐसा फैक्टर था, कुछ उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी जो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। 1-1.5 साल तक ये सब कुछ यूं ही चलता रहा और इसी 1-1.5 साल के बाद उसके फादर का फिर से किसी रीजन से ट्रांसफर हो गया। इस ट्रांसफर के बाद उसकी तबीयत थोड़ी और ज्यादा खराब रहनी स्टार्ट हुई। वो बार बार बीमार पड़ने लगी और उसको बहुत ज्यादा दिक्कत फील होने लगी। चेक करवाने पर उसकी रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल आती थी, लेकिन फीवर, वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स हमेशा उसकी बॉडी में रहते थे। कभी कभी उसकी बॉडी में स्क्रैच मार्क्स भी मिलते थे, स्पेशली उसके बैक पर, पैरों पर और हाथों पर। आकृति को रात में बहुत बुरे बुरे सपने आते थे और इसीलिए वो अपनी मदर के पास सोया करती थी। उसकी मदर इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उसके फादर की जॉब फील्ड में थी, इसीलिए उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रहता था, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे और उन्होंने जितने भी डॉक्टर्स उन्हें लोगों ने सजेस्ट किए उन सब से बात की, सबको दिखाया, लेकिन इसकी तबीयत का कोई भी क्लियर जवाब इन्हें नहीं मिला। ये सब चीज़ों को चलते चलते अब 4 साल हो गए थे और इन 4 सालों से आकृति अपनी तबीयत के साथ जूझ रही थी। एक दिन उसके फादर उसे डॉक्टर को दिखा करके हॉस्पिटल से निकल ही रहे थे कि सामने स्वीट शॉप पे एक इंसान बैठा हुआ था और उसने इसके फादर को आवाज दे दी। उस आदमी ने इन्हें बुला करके पूछा कि मैं आपको 4 साल से देख रहा हूं, आप अपनी बेटी को लेकर के यहाँ पर आते हैं, आप इसे लेकर के काफी ज्यादा परेशान भी हैं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रॉब्लम है आपकी बेटी के साथ? अब ये लोग क्या है, नए नए लोगों से बात करते रहते थे, डॉक्टर्स के सजेशन लेते रहते थे, तो इन्हें लगा कि शायद इस आदमी के पास किसी अच्छे डॉक्टर का सजेशन हो, तो उन्होंने आकृति के साथ जो कुछ भी चल रहा है वो सारी बात उन्हें बता दी। उस आदमी ने कहा कि अगर आप एक बार मेरी बात मान लो और मुझ पर विश्वास करो तो हमारे यहाँ पर एक माता जी आती हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, आप एक बार उनसे मिल लो। इसके फादर ने तुरंत तो वहां पर कुछ भी नहीं कहा और उस इंसान का नंबर लेकर के घर पर आ गए और फिर अपनी वाइफ से सब कुछ डिस्कस किया। अब वैसे तो ये लोग काफी ज्यादा स्पिरिचुअल थे, लेकिन इन सब चीजों से काफी ज्यादा दूर रहते थे, लेकिन अब सवाल इनकी बेटी का था तो इन लोगों ने सोचा कि एटलीस्ट एक बार मिल लेना चाहिए। 1 महीने बाद अचानक से उस आदमी का कॉल आया और उसने कहा कि माताजी आई हुई हैं, अगर आप लोग चाहो तो अपनी बेटी को लेकर के आ जाओ। ये माताजी जो थी वो देवी की बहुत बड़ी भक्त थी और जन्म से ही देख नहीं सकती थी। ये दोनों अपनी बेटी को लेकर के वहां पर माताजी के पास पहुंचे और जैसे ही माताजी के सामने आकृति बैठती है तो माताजी उसकी मदर से कहती है कि तुम्हारी प्रेयर्स ने तुम्हारी बच्ची को बचा रखा है, वरना ये मसान कब का तुम्हारी बेटी को लेकर के चला गया होता। उन्होंने बिना कुछ बताए ये भी बताया कि जिस दिन छत पर इसने तुम्हें बताया था कि इसे एक हवा के झोंके ने छुआ है, उस दिन तुम्हें इसकी बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। उन माताजी ने यह भी बताया कि कानपुर में तुम लोग जिस फ्लैट में रहते थे, एक्चुअल में उस फ्लैट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसके जस्ट पीछे एक खुला एरिया था जहां पर लोगों के बच्चों को दफनाया जाता था।
उस दिन जब आकृति अकेली टेरेस पर थी तो किसी और के लिए छोड़ा गया मसान तुम्हारी बेटी को छू गया और फिर आकृति उसकी चपेट में आ गई। उन माताजी ने कहा कि अमावस के दिन तुम्हारी लड़की के लिए एक स्पेशल पूजा करनी पड़ेगी और इसका पिंडदान करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि तब तक तुम्हारी लड़की को बचा करके रखना होगा और 5वें दिन इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी। उसके बाद उन्होंने उसे एक काला धागा दिया और देवी की पूजा करने के लिए कहा। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 5वें दिन आकृति बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। उसे बहुत ज्यादा बुखार हो गया, उसका सर दर्द से फट रहा था और उसकी आंखें बुरी तरह से लाल हो गई थी। इन लोगों को उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि शायद आकृति आज नहीं बचेगी। लेकिन इसके बाद जब पूजा उन माताजी ने स्टार्ट की तो धीरे धीरे आकृति की तबीयत में सुधार आने लगा। उस पूजा के बाद वो मसान तो चला गया था, लेकिन उसके इफेक्ट्स जाने में काफी ज्यादा समय लगा। बीच बीच में आकृति की तबीयत खराब हो जाया करती थी। उसकी बॉडी पर फिर से वो स्क्रैच मार्क्स दिखाई देने लगते थे। लेकिन समय बीता और समय के साथ साथ आकृति की तबीयत नॉर्मल हो गई। आज आकृति पीएचडी कर रही हैं, एक जॉब कर रही हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी रही हैं। बस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमने उनका नाम इस कहानी में चेंज कर दिया था, लेकिन ये किस्सा उन्हीं के द्वारा शेयर किया गया था। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और अपने कमज़ोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।